आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में वाक्य रचना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि टीजीटी, पीजीटी अन्य पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। तो देर न करते हुए क्लास शुरू करते हैं। और यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें। तो शुरू करते हैं कि उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा किस तरह का वाक्य है। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है या प्रश्नवाचक वाक्य है। तो उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, यह जो है एक मिश्र वाक्य माना जाता है। जब दो शब्दों के बीच में कि, क्योंकि, जैसा कि, तैसा कि आदि शब्द जुड़े होते हैं तो मिश्र वाक्य होता है। जब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है तो वहाँ पर मिश्र वाक्य माना जाता है। तो उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो यह एक मिश्र वाक्य माना जाएगा, क्योंकि आगे का भाग इस पर आश्रित है। अगला प्रश्न देखते हैं कि वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? शब्दकोश का, वर्णों का, वाक्यों का या ए बी दोनों का। तो वाक्य विचार के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाता है तो वह वाक्यों का अध्ययन किया जाता है। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को देखते हैं कि व्याकरण के 3 अंग हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार में भाषिक ध्वनियों, शब्द विचार में शब्दों, पदों तथा वाक्य विचार में वाक्यों से संबंधित नियमों का निर्देश किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद माने जाते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद माने जाते हैं वो 3 भेद माने जाते हैं, जबकि अर्थ के आधार पर 8 भेद माने जाते हैं। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं: सरल वाक्य या साधारण वाक्य, नंबर 2 मिश्र वाक्य, नंबर 3 संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है, जिस वाक्य में एक क्रिया एक कर्ता होता है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। और जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों के द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? अर्थ के आधार पर जो वाक्य के होते हैं वह 8 भेद माने जाते हैं। नंबर 1 विधिवाचक वाक्य, जिसमें किसी बात के होने का बोध होता है। जैसे सीता स्कूल जाती है, तो इसमें हमें ज्ञात होता है कि सीता स्कूल जाती है। निषेधात्मक वाक्य में जिसमें किसी बात के
न होने का बोध होता है। जैसे सीता स्कूल नहीं जाती है, तो हमें यहाँ निषेधात्मक या नहीं होने का बोध कराया जाता है। आज्ञावाचक वाक्य वह होता है जिससे किसी तरह की आज्ञा का बोध होता है। राम तुम स्कूल जाओ, तो यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, राम को आज्ञा दे रहे हैं कि राम तुम स्कूल जाओ। तो जहाँ आज्ञा दी जाती है वहाँ आज्ञावाचक वाक्य माना जाता है। नंबर 4 है प्रश्नवाचक वाक्य, जिससे किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध हो, तो वहाँ प्रश्नवाचक वाक्य माना जाएगा कि क्या तुमने खाना खाया। तो हमने उससे प्रश्न किया है कि क्या तुमने खाना खाया, यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य माना जाएगा। नंबर 5 है विषयवाचक वाक्य, जिसमें आश्चर्य, दुख या सुख का बोध होता है, वहाँ आश्चर्य वाक्य माना जाता है। अगला देखते हैं कि संदेह वाक्य। संदेह वाक्य जिसमें किसी बात का संदेह प्रकट हो रहा हो, तो वहाँ संदेह वाक्य माना जाएगा। जैसे शायद आज वर्षा हो सकती है, तो ऐसा क्या है, हमें संदेह है कि शायद आज वर्षा हो सकती है। नंबर 7 देखते हैं इच्छावाचक वाक्य, जिसमें किसी प्रकार की इच्छा या शुभकामनाओं का बोध हो, वहाँ इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। नंबर 8 है संकेतवाचक वाक्य, जहाँ एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो, वहाँ संकेतवाचक वाक्य माना जाएगा। जैसे बादल घनघोर छा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमें बरसात होने के संकेत मिल रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। क्या मैं मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता है। परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है। तो इसमें से जो संयुक्त वाक्य है, तो मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है। जब दो वाक्यों को जोड़ा जाता है, अलग अलग दो वाक्यों को जोड़ा जाता है, तो वह संयुक्त वाक्य माना जाता है। इसे पहचानने की ट्रिक है जिसके बीच में और, इसलिए, किंतु, परंतु आदि शब्द आए, तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य माना जाता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, ये एक वाक्य हो गया, वह गाता है दो वाक्य हो गया, और यहाँ पर जोड़ने वाला शब्द है, तो यह यहाँ पर संयुक्त वाक्य कहलाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। उपयुक्त वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक वाक्य प्रयुक्त होगा। तो उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। तो अपनी कक्षा का सर्वाधिक नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा कि उसके समान अपनी कक्षा में कोई भी प्रतिभाशाली छात्र नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सीढ़ी के सहारे मैं जहाज पर जा पहुंचा। वाक्य में सीढ़ी के सहारे क्या है। साधारण उद्देश्य है, विधेय विस्तारक है, उद्देश्यवर्धक है, या कोई नहीं। तो सीढ़ी के सहारे इसमें से कोई भी नहीं माना गया है।
ना ही उद्देश्य, ना विधेयक विस्तारक है और ना उद्देश्य वर्धक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से रिक्त स्थान की पूर्ति के नीचे दिए गए विकल्पों में से एक उचित विकल्प चुनिए। युवा असंतोष का कारण निरंतर वृद्धि, भ्रष्टाचार वृद्धि है। क्या है? युवा असंतोष का जो कारण है वो निरंतर भ्रष्टाचार में वृद्धि जो है वो युवा के असंतोष का कारण माना जाता है। तो यहाँ पर से हम वचन देखते हैं कि वचन, तो निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। निम्नलिखित शब्दों में से इसमें से एक वचन है प्राण, दर्शन, ओट या तेल। तो इनमें से कौन सा शब्द जो है वो एक वचन माना जाएगा? तो यहाँ पर तेल जो है वो एक वचन माना जाएगा, जबकि प्राण, दर्शन, ओट जो है वो बहुवचन माने जाते हैं। यह सदैव दर्शन, प्राण, ओट जो है यह सदैव बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है? प्राण, भक्ति, शिशु या पुस्तक। तो इनमें से सदैव जो है प्राण जो है वह बहुवचन में प्रयुक्त होता है, क्योंकि हम सदैव यह बोलते हैं कि प्राण निकल गए, ऐसा नहीं बोलते कि प्राण निकल गया। हमेशा यह प्राण शब्द जो है वो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। एक वचन है, बहुवचन है, दो वचन है या इनमें से कोई नहीं है। तो साधु जो है एक बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि साधु आ रहा है, हमेशा यही कहते हैं कि साधु आ रहे हैं। तो यहाँ पर साधु जो शब्द है वो बहुवचन में प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्यों होता है? चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्यों होता है? में क्या होता है? चिड़िया, चिड़ियों, चिड़ियों, चिड़िए। तो चिड़िया शब्द का जो बहुवचन में जो प्रयोग होता है तो वह चिड़िया जो है बहुवचन शब्द में प्रयुक्त होता है। चिड़िया की जगह क्या हो जाता है? चिड़िया जो है वो बहुवचन के रूप में प्रयुक्त की जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस में बहुवचन का प्रयोग हुआ है? निम्नलिखित वाक्यों में से किस में बहुवचन का प्रयोग हुआ है? तो लड़का कहता है, लड़के ने कहा, लड़के लड़के से कहते हैं, लड़के ने लड़के से कहा। तो यहाँ पर बहुवचन में जो प्रयोग हुआ है वह है लड़के लड़के से कहते हैं। कैसे? लड़के लड़के से कहते हैं, यह जो है बहुवचन में प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है?
निम्न में से कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, संस्कृत में हिंदी की तरह ही 2 लिंग होते हैं। तो निम्न में से जो सत्य नहीं है कि संस्कृत में हिंदी की तरह ही 2 लिंग होते हैं, यह गलत है। संस्कृत में जबकि 3 लिंग होते हैं, संस्कृत में 3 वचन 3 लिंग होते हैं, हिंदी में 2 वचन और 2 लिंग होते हैं। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि सारी सृष्टि की मुख्य जातियां हैं पुरुष, स्त्री तथा जड़। भाषाओं में इन्हीं जातियों के आधार पर लिंग के 3 भेद किए जाते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अंग्रेजी व्याकरण में निर्णय इसी व्यवस्था के आधार पर होता है। मराठी, गुजराती आदि आधुनिक आर्य भाषाओं में ये व्यवस्था जो कि तो लाए गए। इसके विपरीत हिंदी में 2 ही लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग प्रयुक्त किए जाते हैं, जबकि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, 1 वचन, 2 वचन और बहुवचन होता है, जबकि हिंदी में 1 वचन और बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? तो हिंदी भाषा में जो वचन माने जाते हैं 3, 2, 4 या 5। तो हिंदी भाषा में जो वचन माने जाते हैं वो 2 वचन माने जाते हैं, 1 वचन और बहुवचन है, और 2 लिंग माने जाते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हिंदी में 2 वचन 2 लिंग माने जाते हैं, जबकि संस्कृत में 3 वचन और 3 ही लिंग माने जाते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि यह क्लास कैसी रही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।